बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पहला चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो है वो MDK 2024 जो है वो हम शुरू करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट ईयर से लेके जो है ना फर्स्ट चैप्टर से लेके जो भी सिलेबस है MDK का वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है, यानी बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या है, कहाँ का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। उसके अलावा बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, बायोलॉजी खुद एक जो है वो ब्रांच है साइंस की, पर बायोलॉजी की खुद जो है वो ब्रांचेस निकलती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जो है हम बायोलॉजी के बारे में जो कीवर्ड्स हैं वो भी आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जो है वो बायोलॉजी के कीवर्ड से। तो सबसे पहले हम जो है बेसिक से लेके ये डेफिनेशन पढ़ते आए हैं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये हम ब्रांच कौन सी पढ़ रहे हैं साइंस की? बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या बता रही है? लिविंग थिंग्स के बारे में जो है वो पढ़ना। तो लिविंग थिंग्स का कैसे पता चला कि ये लिविंग थिंग्स है? ठीक है, लिविंग थिंग्स में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ग्रोथ, उसके अलावा लोकोमोशन हो गई, उसके अलावा रिप्रोडक्शन हो गई। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लिविंग थिंग्स के लिए, उसको ही लिविंग थिंग्स माना जाता है जिसके पास ये तीन चीज होती हैं। ये हम बेसिक से पढ़ते आते हैं उसकी डेफिनेशन। उसके बाद चले तो ये लिखा हुआ है इट इज वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर। अब ये क्या है? यानी नेचर के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे, साइंस जो है उसमें केमिस्ट्री भी आ जाती है, फिजिक्स भी आ जाती है, टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर के बारे में जो चीज पढ़ेंगे उसे हम बायोलॉजी का वर्ड देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे बायोलॉजी डील्स विद द लिविंग पार्ट ऑफ नेचर विथ नॉन लिविंग which affect the living things in any way। यानी हम लिविंग थिंग्स का पार्ट पढ़ रहे हैं, उसके अलावा बायोलॉजी बता रही है कि हम लिविंग थिंग्स भी पढ़ रहे हैं, उसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स भी पढ़ रहे हैं। क्यों? अब नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ने के लिए तो एक और ब्रांच होनी चाहिए। ठीक है, नहीं, यहाँ पे जो बायोलॉजी बता रहा है वो कह रहा है कि ये हम डील कर रहे हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग पार्ट के बारे में। जैसे साइटोप्लाज्म हो गया सेल का, तो साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ने तो ये बायोलॉजी पढ़ने ना। ठीक है, उसके अलावा क्या हो रहा है? ये नेचर में पढ़ रहे हैं। उसके अलावा क्या हो रहा है? विद रिलेशन बता रहा है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। अब सेल वाल का एग्जांपल ले लें तो सेल वाल क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। वो क्या है? अफेक्ट भी करती है इस पे जो है लिविंग थिंग्स पे, लिविंग पार्ट पे, और उसका हिस्सा भी है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मतलब बायोलॉजी बता रही है हमें कि लिविंग थिंग्स भी पढ़नी है हमें और उसके साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी पढ़नी है जो उसके साथ कंसर्न होगी, उसके साथ रिलेटेड होंगी। ठीक है, उसके अलावा माहौल देख लें, वो एनवायरनमेंट देख लें, वो नॉन लिविंग थिंग से भरा हुआ है, तो वो भी पढ़ेंगे, उनके इफेक्ट्स कौन से होते हैं वो भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, दे अंडरस्टैंड, explain, integrate and describe the natural world of the living things। यानी बायोलॉजी जो है वो एक्सप्लेन कर रही है, इंटीग्रेट कर रही है, मिला रही है, डिस्क्राइब कर रही है किस चीज को? नेचुरल वर्ल्ड को। अब यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड का जो है ये लफ्ज आ गया, नेचुरल वर्ल्ड। यानी बायोलॉजी नेचुरल चीजों के बारे में बताएगी। उस नेचुरल चीजों के बारे में कौन सी नेचुरल चीज होंगी? वो लिविंग थिंग्स होंगी, बिल्कुल। उसके अलावा हम बायोलॉजी की लिटरल मीनिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिटरल मीनिंग क्या निकलती है? द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज बायोलॉजी, तो आप जस्ट ये बता दें कि वो जो है वो लिविंग थिंग्स के बारे में जो भी डिस्कस करें, जो भी स्टडी हो, जो भी जानदार हैं उनके बारे में डिस्कस करें, स्टडी करें, तो उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, अब ये दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो है वो बायोलॉजी दो क्वेश्चन छोड़ रही है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद क्या है? व्हाई शुड देयर बी लाइफ?
ठीक है। अब ये चीज बायोलॉजी के लिए नहीं है, सिर्फ नॉट फॉर बायोलॉजिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि बायोलॉजी ये दो क्वेश्चंस क्यों छोड़ रही है हमारे बीच में, ठीक है। अब क्या इसको पढ़ने के लिए सिर्फ बायोलॉजिस्ट ही इसको कवर करेंगे, या बायोलॉजिस्ट ही होंगे जो इसको फिल करेंगे, इस जो ये क्वेश्चन है इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे, इसका आंसर देंगे, या जो गैप जो है हमारे पास एम्प्टी स्पेस है उसको फिल करने के लिए बायोलॉजिस्ट ही इस पे काम करेंगे, बायोलॉजी पे? नहीं भाई, यहाँ पे बहुत सारे फिलोसोफर्स के लिए भी ये मतलब बायोलॉजी कह रही है कि फिलोसोफर्स भी जो है इसको पढ़ सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो थियोलॉजियंस होते हैं, थियोलॉजियंस उसी को कहते हैं जो थ्योरीज वगैरह लिखते हैं। अब ये थ्योरीज वगैरह भी तो लिखते हैं, वो थ्योरीज क्या लिखेंगे? वो बायोलॉजी पे नहीं लिखेंगे। बायोलॉजी नेचुरल साइंस है, ठीक है। अब नेचुरल साइंस पे फिलोसोफर्स को भी कह रहे हैं कि इनको भी पढ़ना चाहिए, और थियोलॉजियंस यानी दोनों को डिस्कस करना चाहिए, ना सिर्फ के बायोलॉजिस्ट इस पे डिस्कस कर सकते हैं। आगे आए तो लिविंग थिंग्स आर देयर, हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स एंटिटी आर कंपोज्ड ऑफ वन सेल एंड और मोर सेल्स, ठीक है, कंटेन अक्वायर एंड यूज एनर्जी। अब इसका क्या मतलब है कि एक तो जानदार हाईली कंपोज्ड होते हैं, ठीक है, चाहे वो सिंगल सेल के बने हुए हों, चाहे वो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर के बने हुए हों। अब क्यों? अब सिर्फ नहीं कह सकते हम, क्यों? क्योंकि वो भी एक कॉम्प्लेक्स है, वो भी वही काम करता है जो एक सेल होता है, वो भी वही काम परफॉर्म करता है, वही फंक्शंस करता है जैसे एक मल्टी सेलुलर जानदार करता है, ठीक है। तो जैसे सेल रेस्पिरेशन करेगा, सेल डाइजेशन करेगा, सेल मूवमेंट करेगा, सेल रिप्रोड्यूस होगा, सेल जो है वो जो है मतलब अपनी प्रोजेनी इंक्रीज करेगा, यानी जो भी उसमें फंक्शंस होंगे वो एक मल्टी सेलुलर में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कोई सिंपलेस्ट नहीं हुआ ना इनका काम, तो इनको हम जो है कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये अक्वायर करते हैं, क्या अक्वायर क्या करते हैं? ये कंटेन करते हैं जेनेटिक प्रोग्राम्स ऑफ दियर कैरेक्टरिस्टिक कैन बी अक्वायर एंड यूज एनर्जी। अब इसका क्या मतलब है? ये जेनेटिक प्रोग्राम उठाते हैं, ठीक है, अपने कैरेक्टर्स ट्रांसफर करते हैं। अक्वायर का मतलब है ट्रांसफर करना, यानी एक स्पेशीज से अपनी सेम स्पेशीज के मतलब जैसा पैदा करना और उसको कैरेक्टर्स ट्रांसफर करना, ठीक है। उसके बाद वो एनर्जी भी जो है वो यूज करते हैं। आगे आ जाए तो ये सारी चीजें बायोलॉजी बता रही है, ये जो हम की पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजी बता रही है। हमने ये नहीं पढ़ना कि बायोलॉजिस्ट क्या काम कर रही है, बायोलॉजी कहाँ से, ये वो डिटेल हिस्ट्री हमने पहले से पढ़ी हुई है। हम वो की पॉइंट्स बता रहे हैं जो कि एमडीकेड में इंट्रोडेस में आती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए तो कंट्रोल न्यूमरियस केमिकल रिएक्शंस। अब बायोलॉजी कोई केमिस्ट्री नहीं है, बायोलॉजी कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो रिएक्शन करवा रही है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है? कॉम्प्लेक्स इसी वजह से कहा गया है इसी को कि ये मोस्ट जो है डिफरेंट न्यूमरियस रिएक्शन भी करवाती है। इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसमें हार्मोन्स होते हैं, इसके बहुत सारे रिएक्शंस हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, कोई सिंपलेस्ट काम नहीं है इनका, ठीक है। बायोलॉजी कॉम्प्लेक्स थिंग का नाम है। तो ये केमिकल रिएक्शंस भी करवाती है, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गई, उसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन भी हो जाते हैं इसमें। आगे आ जाए तो ये कैन ग्रो इन साइज, मेंटेन फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि ये ग्रो करेंगे, ठीक है। पहले मैंने कहा कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करेंगी। उसके अलावा साइज में इंप्रूव होगा, मेंटेनेंस करेंगे अपने आप की, ठीक है, कांस्टेंट रखेंगे खुद को, और ये इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। ये बड़ी मेन चीज है लिविंग थिंग्स के लिए कि बायोलॉजी हमें ये बता रही है कि जो इंसान है या कोई भी जानदार है या कोई भी सेल है उसके अंदर एक सिस्टम होता है जिसको होम्योस्टेसिस सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, जो इंसान के अंदर एक मुकम्मल जो उसके अंदर निजाम है उसको मेंटेन रखता है। तो मेंटेन वाला भी लफ्ज आ गया है हमारा। और उसके अलावा जो है इंटरनल एनवायरनमेंट की बात की जाए तो होम्योस्टेसिस हम आगे जाके इंटर में पढ़ेंगे, होम्योस्टेसिस को कहा जाता है
जो इंटरनल जो है इन्वायरमेंट को मेंटेन रखे, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू थ्रू टू देम सेल्फ। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बायोलॉजी बता रही है कि एक जानदार रिप्रोड्यूस होता है। मैंने पहले भी कहा कि रिप्रोड्यूस जानदार होते हैं। जानदार को कैसे माना जाए कि ये जानदार है, ये लिविंग थिंग्स है? तो लिविंग थिंग्स वही होगा जो रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे अपने जैसे स्पेसीज बनाने के लिए, ठीक है। तो अपने जैसी प्रोजेनी बनाएगा सिमिलर टू देम से। जाहिर सी बात है, एक इंसान की स्पेशीज है तो इंसान ही पैदा करेगा, कोई बंदर तो नहीं पैदा होगा ना इंसान के अंदर से। तो ये वही वर्ड है कि जो है सिमिलर टू देम सेल्फ, यानी खुद जैसी स्पेशीज को जन्म देना। उसके अलावा आ जाए तो रिस्पॉन्ड टू चेंज इन दियर इन्वायरमेंट। अब हम इवोल्यूशन पढ़ के आए हैं, ठीक है। प्रीवियस जो है वो क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, अब भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन है चेंज आना, एक चीज में चेंज आना। क्यों चेंज आती है? इन्वायरमेंट चेंज होता है, ठीक है। अगर ज्ञान फॉर एग्जाम्पल जापान का एग्जाम्पल ले लें, वहां पे एक बम लगा, ठीक है, कई सालों वहां पे आबादी नहीं हो रही थी। अब भी कहते हैं कि वहां कोई ऐसी मतलब दरख्त है वो पहले होते थे अब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि माहौल चेंज हो गया, वहां से इवोल्यूशन हो गई, वहां से चीजें वो खत्म हो गई, तो चेंज हो जाता है। यानी लिविंग थिंग अब खुद को चेंज भी करती हैं माहौल के हिसाब से। ये चीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। उसके अलावा ये मेन चीज है, सारी चीजें जो हमने पढ़ाई है, ठीक है, ये सारी चीजें जब एक जानदार में आ जाएं, जब एक ऑब्जेक्ट में आ जाएं, ठीक है, एक माहौल में आप देखें कि इस चीज में हो रही है, तो उसको आप बायोलॉजिकल स्टडीज में ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब पढ़ के वो केमिस्ट्री में रखेगा तो वो गलत हो जाएंगे। ये वही बात बोल रहे हैं कि साइमल्टेनियसली वो बायोलॉजिकल स्टडीज में रखेगा। क्यों रखेगा? कि वो है ही बायोलॉजी की जो मेन पॉइंट्स हो जाती हैं, की पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं। अगर किसी जानदार में वो अवेलेबल हैं तो वो बायोलॉजिकल स्टडी कहा उसको कह सकते हैं हम। उसके बाद आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द एनवायरमेंटल रिलेशनशिप। अब बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे पूरी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, हम जस्ट बता रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बता रहे हैं इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप वाली, ठीक है। आगे जाके हम बहुत सारी जो है बायोलॉजी की जो है वो ब्रांचेस पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे बुक से रिलेटेड है, जो हमारे एमसीक्यूज में अक्सर आती रहती हैं। पहली ब्रांच है, ठीक है, बायोलॉजी की, वो है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी किस चीज के बारे में हमें वो स्टडी करने के? वो इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप किसका होगा? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का होगा, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में बताएगी हमें। अब डेवलपमेंट किस चीज की होगी? जाहिर सी बात है, बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं तो वो लिविंग थिंग्स की डेवलपमेंट होगी। और ये डेवलपमेंट जब होती है तो वो एम्ब्रियो में ही कंसीडर की जाती है, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी सॉरी जाइगोट में कंसीडर की जाती है, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट के बारे में बताती है। उसके बाद फिजियोलॉजी पे आ जाए तो स्ट्रक्चर आपके मैं खड़ा हुआ हूँ, ये फिजियोलॉजी है, ठीक है, ये बता रही है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी पे आ जाए तो फंक्शंस, फॉर्म्स एंड इंटरनल ग्रोथ स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। अब मॉर्फोलॉजी दो किस्म की होती है, एक फंक्शनल फॉर्म्स एंड अपीयरेंस बताती है, ठीक है, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और दूसरा जो इंटरनल ग्रोथ स्ट्रक्चर जिसको एनाटॉमी भी कह सकते हैं हम। उसके बाद जो आ जाते हैं वो पैलेंटोलॉजी, फॉसिल टिश्यूज, यानी कई साल पहले जो डायनासोर्स थे वो दब गए, वो खत्म हो गए। कई ऐसे दरख्त हैं जो खत्म हो गए हैं, ठीक है, पर उनके कुछ ऐसे मतलब जो है वो मटेरियल्स मिल रहे हैं कि पता चल रहा है कि डायनासोर भी किस जमाने में थे। तो उस रिसर्च को, उसको स्टडी करना, उसके टिश्यूज को जांचना, फॉसिल टिश्यूज के बारे में पढ़ना। इवोल्यूशन पे आ जाए तो इवोल्यूशन पे हमने पहले भी बात की कि इवोल्यूशन क्या होती है। तो चेंज आए तो वो इवोल्यूशन है, माहौल के हिसाब से चेंजेस आती है। रिलेशनशिप ब्रांचेज वो पढ़ने जो रिलेशनशिप ऑफ दी इन्वायरमेंट बता रही है। हिस्टोलॉजी पे आ जाए तो एंसेस्टर्स की हिस्ट्री जो होती है,
एंसेस्ट्रल हिस्ट्री जो होती है, यानी हमारे अबाब, हमारे बड़े, हम कहाँ से आए, हमने मतलब हम में से कौन कौन सी चेंजेस हुई बीच में, उसके बारे में पढ़ना, यानी पहले वाले लोगों के बारे में पढ़ना। मिलियन ट्रिलियन ईयर्स जो है आगे हम चले जाएं तो उनके बारे में पढ़ना, उसको कहा जाता है जो है हिस्टोलॉजी। जेनेटिक्स पे आ जाएं तो जेनेटिक्स हेरिडिटी मटेरियल के बारे में हमें बता रही है। हेरिडिटी मटेरियल कौन सा है, वो डीएनए होता है, ठीक है। यानी एक पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग तक जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन्स होती है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम होती है, उसको कहते हैं जेनेटिक्स। उसके बाद सेल बायोलॉजी, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जाके आगे, तो ये सेल बायोलॉजी इसके बारे में बताती है। यहाँ पे एक ब्रांच आ जाती है जू जियोग्राफी, यानी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, यानी इतना बड़ा एरिया है, ठीक है। कहीं पे मतलब सर्दी है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे पहाड़ है, कोई इलाका नीचे है, कोई ऊपर है, ये जियोग्राफी है, ठीक है। कौन से एनिमल कहाँ रहते हैं, जैसे मारखोर पहाड़ों पे रहते हैं, ठीक है, तो पहाड़ों पे मारखोरों की स्टडी करना, ठीक है। और जो है वो पानी में फिशेस की स्टडी करना, ठीक है। और जो समंदर जो है पिछले इलाके में चले जाएं, जैसे डिजर्ट वगैरह हो गए, तो वहां उनकी स्टडी करना, इसको कहते हैं जियोग्राफी, ठीक है। यानी मुख्तलिफ जो है वो एरियाज में जाके उनकी हिस्ट्री लेना, उनके बारे में स्टडी करना, उसको कहते हैं जू जियोग्राफी।